ठीक है जी, डी क्लियर है। बात हो रही है एक ही बोली जाने वाली है लिखित अभिव्यक्ति में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मिश्रण, है ना, तो इसमें कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग की बात हो रही है। अगर हम देखें तो कोड स्विचिंग की बात हो रही है। कोड स्विचिंग क्या है, ये ट्रांसलिंगुअलिज्म में, यानी आप एक भाषा से दूसरी भाषा में जा रहे हैं, उसमें एक तो है कोड स्विचिंग, है ना, ये बहुत पूछा जा रहा है अभी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, और दूसरा है कोड मिक्सिंग। क्या है दूसरा? कोड मिक्सिंग। बात सही है या नहीं है? कोड मिक्सिंग, ठीक है। अगर हम देखें यहां तो कोड स्विचिंग में मान लीजिए आप इंग्लिश में बात कर रहे थे, हिंदी में चले गए, ठीक है, स्विच कर लिया। कोड मिक्सिंग में आपने हिंदी में कुछ शब्द मिक्स कर लिए, जैसे मैंने अभी मिक्स बोला तो ये हिंदी भाषा में मैंने मिक्स कर लिए, तो दो भाषाओं के शब्द मिक्स हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या पूछा है। आपसे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा जी धन्यवाद, मेहनत भी कीजिए, सिर्फ मोटिवेशन गाड़ी नहीं खींचेगा, दोनों ही चीजें चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। किस तरह के प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बनाते हैं, जो पढ़ने के लिए दिया गया उसके आगे वो कुछ सोच पाए, उन्हें क्या कहेंगे? निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, यानी कंक्लूजन ड्रॉ करने की बात हो रही है। सेकंड है संकलनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, या रचनात्मक लेखन प्रश्न। पूछा जा रहा है पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने के लिए समर्थ बना रहे हैं, यानी जो लिखा हुआ है उसके परे बच्चा सोच पाए। तो सबसे बेस्ट यहां पे होगा कि दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े हुए प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव भी कहते हैं इनको कई बार, कि चिंतन आपका जो है वो जागरूक होगा, है ना। रचनात्मकता अपने आप निकल करके आएगी, उसके आगे जा रहे हैं आप। सिर्फ कुछ नए करने की बात होती तो हम रचनात्मकता के साथ चले जाते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा एक बार क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न कह रहा है एक पाठक अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यहां कौन सा मॉडल अपनाया गया? ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन इस पे आता ही है, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, इन दोनों में से कोई एक है, आपको पहचानना है। एक पाठक यानी एक रीडर है, अपने पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज जो उनको पता है, का उपयोग करके अर्थगत और वाक्यात्मक संकेत बनाती है और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती है। यानी अर्थ समझ रही है पहले, मीनिंग क्या होगा, सार क्या होगा, कहना क्या चाह रहा है कवि, जो भी वो पढ़ रही है उसमें अर्थ निकालने की कोशिश कर रही है, वाक्यात्मक संकेत पे जा रही है, फिर सेंटेंस पे जा रही हैं, और बाद में अन्य विशिष्ट जानकारी जैसे वर्ड मीनिंग हो गया, है ना, या आपका जो मतलब ऊपर से नीचे की ओर, यानी सबसे ऊपर क्या है, अर्थ का निकालना या समरी को पकड़ना, फिर जाके सेंटेंस स्ट्रक्चर पकड़ रहे हैं, फिर उस सेंटेंस में भी वर्ड्स शब्दों पे आ जाएंगे, है ना, फिर शब्दों से भी हम फिर अक्षर पे भी जा सकते हैं। तो अन्य विशिष्ट जानकारी यानी टॉप टू डाउन। टॉप क्या है? समरी समझना, अर्थ समझना, ओवरऑल अर्थ समझना कि किसी कविता का, किसी गीत का क्या मतलब है, और फिर उससे आप आ रहे हैं सेंटेंस पे या पैराग्राफ पे, फिर आप आ रहे हैं वर्ड मीनिंग पे। तो टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप क्या होता, सॉरी हाँ, डाउन टू टॉप जिसको हम कहते हैं बॉटम अप, या बॉटम टू टॉप क्या होता कि पहले विशिष्ट अर्थ जानने की कोशिश है, शब्द अर्थ मान लीजिए, फिर वाक्य की कैसे संरचना होगी, फिर पैराग्राफ कैसे बनेगा, फिर ओवरऑल मीनिंग क्या होगा, तो वो बॉटम अप हो जाता है। यहाँ पे टॉप डाउन इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे तो ये टॉप डाउन और बॉटम अप पे एक क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, देखो सीधा कविता के अर्थ की बात हो रही है और बाद में विशिष्ट जानकारी पे आ रहे हैं, तो टॉप डाउन, और पहले अर्थ या शब्दार्थ की बात हो रही है, फिर आपकी वाक्य संरचना, फिर आपका जो है पैराग्राफ, फिर जाकर के पूरी कविता, तो वो बॉटम अप है, ठीक। एडमिट कार्ड आ जाएगा 10 दिन पहले, आई थिंक आ जाता है 10-15 दिन पहले, नहीं हफ्ता भर पहले आता है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है हफ्ता भर पहले आ जाता है, और 1-2 दिन पहले आपका फाइनल एडमिट कार्ड आता है, प्री एडमिट कार्ड आएगा हफ्ता 10 दिन पहले आ जाता है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अध्यापक को काव्य शिक्षण बहुत सावधानी से करना चाहिए, ठीक है, बताइए। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनना है। शिक्षक को सही, जब वो कविता या कविता का वाचन कर रही हैं अगर अध्यापिका या अध्यापक, तो काव्य शिक्षण को बहुत सावधानी से करना चाहिए। निम्नलिखित में से आपको चूज करना है कौन सी बात सही है। 4 स्टेटमेंट हैं। शिक्षक को सही लय के साथ ऊंचे स्वर में पढ़ना चाहिए, यानी लय ताल जरूरी अगर कोई कविता का पाठन है या फिर काव्य का पठन है। कठिन शब्दों के लिए एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए। अब जब आप काव्य का पठन कर रहे होते हैं या पढ़ा रहे होते हैं कुछ ऐसा कविता से संबंधित कुछ, तो वहां पे एक एक शब्द का अर्थ बताना जरूरी नहीं होता,
ठीक, शिक्षक के स्वर तथा मुख पर भाव स्पष्ट होने चाहिए, हाँ, है ना। वो मछली वाली भी अगर कविता सुनाई जा रही है तो भाव नहीं होंगे तो फील ही नहीं होगा कि, है ना, कि एक मछली थी, फिर वो दुख ही आपको, अभी वो कौन सा चल रहा था, एक मछली पानी में गई, वो भी तो मजाक ही चल रहा था, तो भाव जरूरी है यहाँ पे। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, हाँ, बच्चे को समझ बनी कि नहीं बनी तो वो पूछना चाहिए प्रश्न, है ना। चांद को लेके एक कविता होती थी, तो जितनी भी कविताएं हैं वहां पे लय और ताल तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब भी काव्य की बात आ रही है। और दूसरा, ये जो भाव हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, उतार चढ़ाव जो है, इंटोनेशन जिसको हम कह रहे हैं, वो होना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ के लिए प्रश्न पूछने चाहिए, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ बताना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, वैसे भी चारों का ऑप्शन हमारे पास है भी नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम यहाँ चले गए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 12, देखना क्या कहना चाह रहा है कवि। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा नहीं है। यानी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति जिसको हम कह दे रहे हैं, उसमें कौन सी एक बात निहित नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। पहला ऑप्शन है, पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, यानी फर्स्ट क्लास से ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को कर दीजिए। या फिर सेकेंड ऑप्शन, माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषा का अध्ययन, यानी जो मिडिल स्टेज है वहां पे आप फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं। माध्यमिक स्तर पर शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का भी अध्ययन, हाँ, ये दोनों ही बातें सही है। संस्कृत की भी बात हो रही है, फॉरेन लैंग्वेज की भी बात हो रही है। बुनियादी संस्कृत शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज में आ जाएगी। बुनियादी वर्षों के दौरान माध्यम के रूप में मातृभाषा, हाँ, जो फाउंडेशनल स्टेज है ना, शुरुआत के जो 5 साल हैं, 3 से आपके 8 वर्ष तक के, वहां पे जो माध्यम है वो आपका मातृभाषा मदर टंग ही होनी चाहिए, ना कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहली कक्षा से माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा, 5वीं कक्षा तक मातृभाषा ही आपका माध्यम होनी चाहिए सिखाने का। मदर टंग में ही आप पढ़ाइए, बच्चे के घर में जो भाषा बोली जाती है उसी में आप उसको शिक्षा दीजिए प्राइमरी क्लास पे। बुनियादी चरण जो है आपका वो 5 साल का है, FPMS यानी फाउंडेशनल प्रेपरेटरी, मिडिल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल जिसको हम बुनियादी कह रहे हैं, 3 साल से 8 वर्ष तक का बच्चा जो है आपका, जो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN मिशन जो है यहीं पे है, निपुण भारत और इन सब की जो बात होती है कि हम बेसिक लिखना पढ़ना और अर्थमेटिक की स्किल्स, बेसिक कैलकुलेशन बच्चा सीख जाए, ये 3 चीजें यहाँ पे 3R की भी बात होती है बुनियादी चरण पे ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। यानी जो वो बोल रहे हैं, स्पोकन लैंग्वेज की बात हो रही है, उसका आकलन लगातार होता रहे, उसके लिए बेस्ट तरीका शब्द पढ़वाना, उनसे प्रश्नों के उत्तर पूछना। थर्ड है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या फिर सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। देखिए, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय कहाँ है? बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। जब आप उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, है ना, वो मम्मी पापा के साथ बात कर रहा है तब, आप उसको दोस्तों से बात कर रहा है तब, टीचर से बात कर रहा है तब, तो अलग अलग संदर्भ में, कोई नाटक की या कोई कविता का पठन करना है, मान लीजिए वाचन करना है वहां, जो सुबह असेंबली होती है स्कूल में, प्रार्थना में, तो ये अलग अलग संदर्भों में कैसे वो भाषा का प्रयोग कर रहा है, जब आप इसको देखेंगे तो सबसे बेहतर तरीका है सतत आकलन हो जाएगा। अलग अलग स्थितियों में आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं। बाकी सब में तो रिपीटिशन या रटवाने वाली बात है, यहाँ उसकी जो अभिव्यक्ति है प्राकृतिक या स्वाभाविक वो निकल के आएगी, नेचुरल एक्सप्रेशन आएगा बच्चे का, जो कि भाषा में महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः यानी जो हमारी क्लासरूम्स हैं उसके अंदर विभिन्न पृष्ठभूमि वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग परिवारों से आने वाले बच्चे होंगे, बात सही है। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाई सब बच्चे दूसरे की मातृभाषा क्यों सीखेंगे? थोड़े बहुत शब्द सीख लिए, लेकिन ये कोई रूल थोड़ी है कि जो विभिन्न शिक्षार्थी हैं वो सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य नहीं है। वो अपने दोस्तों से, मान लीजिए किसी के घर में हिंदी बोली जाती है, उसके दोस्त के घर में पंजाबी बोली जाती है, 4 शब्द सीख लिए, बात अलग है। अनिवार्य नहीं है कि वो दूसरे की मातृभाषा सीखेगा। मातृभाषा में तो अपनी ही पढ़ाई होनी है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। ऐसा भी कहना गलत है कि पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी